हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 24वां वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। तो चलिए आज देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, पीतल का निर्माण किन दो धातुओं को मिलकर होता है? तो किन दो धातुओं को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है? तो तांबा और जस्ता। किसे मिलाकर किया जाता है? तांबा और जस्ता, जिसे जिंक भी कहा जाता है, यानी कि कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कांसा का निर्माण, कांसा का निर्माण किन दो धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तो कांसा का निर्माण जो है वो किया जाता है तांबा और टीन को मिलाकर। किसे? तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार का निर्माण किन दो धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तो फ्यूज तार का निर्माण जो है वो किया जाता है सीसा और टीन को मिलाकर। किसे? शीशा और टीन को मिलाकर फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शीशा और टीन। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण किन धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो है वो किया जाता है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। तो लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, इन तीनों धातु को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। किसका? स्टेनलेस स्टील का। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जर्मन सिल्वर का निर्माण किन धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर का निर्माण जो है वो किया जाता है तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल को मिलाकर जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील का निर्माण लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज तार का निर्माण किन दो धातुओं को मिलाकर किया जाता है? तो फ्यूज तार का निर्माण जो है वो शीशा प्लस टीन को मिलाकर किया जाता है। किसको? शीशा प्लस टीन को। और कांसा का निर्माण, तो कांसा का निर्माण तांबा और टीन को मिलाकर किया जाता है। किसे? तांबा और टीन को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्डर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सोल्डर का निर्माण भी शीशा प्लस टीन को मिलाकर किया जाता है। किसे? शीशा प्लस टीन को मिलाकर किया जाता है। ठीक है। ये फ्यूज तार का काम पता है घर पे किया जाता है, वो जब बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा धारा का प्रवाह होने लगता है तो नहीं, आपका पूरा घर का लाइन कनेक्शन कट करके फ्यूज तार जो गल जाता है। ठीक है। तो फ्यूज तार में एक चीज पूछा जाता है कि फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और चालकता कैसा होता है? तो मतलब सॉरी, इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक कैसा होता है? तो अप्रतिरोधकता कैसा होता है? तो फ्यूज तार का गलनांक जो है वो गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोधकता उच्च होता है। फ्यूज तार का क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोधकता उच्च होता है। ठीक है। और किससे निर्माण होता है फ्यूज तार का? तो फ्यूज तार का निर्माण होता है शीशा प्लस टीन को मिलाकर होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया धातु है तांबा। कौन सा धातु है? सबसे पहले खोजा गया धातु सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा है? तो खोजा गया धातु जो है वो है तांबा। क्या है? तांबा। और तांबा में टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सिंधु सभ्यता के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबा में टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा का निर्माण सर्वप्रथम वहीं पर हुआ था, तांबा में टीन को मिलाकर। तो सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा है। कौन सा है? तांबा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, जबकि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा
प्रोटॉन का खोज किया गया था। वहीं न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चैडविक के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किस मॉडल पर किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये किया गया था पलम पुडिंग मॉडल पर। कौन सा? पलम पुडिंग मॉडल पर आधारित पलम पुडिंग मॉडल के तहत ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? अगर आवेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? निगेटिव आवेश होता है। वहीं अगर प्रोटॉन की बात की जाए कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है यानी कि धनात्मक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था जे थॉमसन के द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था 1897 में। कब किया गया था? 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? नाभिक का खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता था? किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को यानी कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। ठीक है, समस्थानिक, आइए समस्थानिक जान लेते हैं। समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और एक कौन सा होता है? प्रोटियम। तो ये हो गया प्रोटियम। ये क्या है? प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम और इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ट्रिटियम। ट्रिटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, और ड्यूटेरियम का जो है हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है भारी जल बनाने में। किसका में? भारी जल बनाने में हाइड्रोजन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है इसे? D2O कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D2O कहा जाता है भारी जल को। ठीक है, वहीं अगर ट्रिटियम की बात की जाए तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ ट्रिटियम हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ उसे कहा जाता है जिससे अल्फा बीटा गामा निकलता है, उसी को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और समस्थानिक की अगर बात किया जाए, आइए कुछ और समस्थानिक देख लेते हैं, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन 131, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। किसका? घेंघा रोग जो होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है ना घेंघा रोग, इसके उपचार में किया जाता है। उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगर वही बात किया जाए आपसे आर्सेनिक, क्या? आर्सेनिक, आर्सेनिक 74, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? ट्यूमर का पता लगाने के लिए
पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है, जबकि आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा के उपचार में किया जाता है, ठीक है। जबकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए समस्थानिक तो मैं बता दी, जिसका परमाणु संख्या एक जैसा हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। एक इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि समभारिक, समभारिक किसे कहा जाता है, तो समभारिक उसे कहा जाता है जिसका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा हो लेकिन परमाणु संख्या वो डिफरेंट हो, ठीक है। परमाणु संख्या डिफरेंट हो यानी कि परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक जैसा हो, उसे समभारिक कहा जाता है। और जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण का होता है, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है वो गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरण का सर्वाधिक भेदन क्षमता होता है। अगर भेदन क्षमता की बात की जाए तो भेदन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है, सर्वाधिक होता है गामा का। किसका होता है, सर्वाधिक गामा का होता है। इसके बाद बीटा का होता है, इसके बाद अल्फा का होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा का होता है, इसके बाद बीटा का होता है, इसके बाद अल्फा का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है ये बंद असंवैधानिक है। मतलब बंद जैसे कि लोग किसी चीज को लेकर हड़ताल वड़ताल नहीं करते हैं, तो हड़ताल जो है वो असंवैधानिक है, संवैधानिक रूप से नहीं किया जा सकता है हड़ताल। अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो संविधान के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं, तो बंद एक असंवैधानिक है। ये किसने कहा था सर्वप्रथम, तो ये केरल हाईकोर्ट ने कहा था, ठीक है। आइए हाईकोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। अगर हाईकोर्ट की बात की जाए कि भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है वर्तमान में, हाईकोर्ट 25 है। कितना है, 25 है। सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, नवीनतम हाईकोर्ट, तो नवीनतम हाईकोर्ट है कौन सा है, तो नवीनतम हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो हाईकोर्ट खुला है वो सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है, 25वां हाईकोर्ट है जिसका निर्माण 2019 में किया गया है, ठीक है। अगर वही बात की जाए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, नियुक्ति वो किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 124 के, सॉरी 124 है, 124 ही है ना, 214 है, 214 है शायद, 124 से 129 तक कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका आर्टिकल क्या होता है, 214 से, शायद 214 ही है, मिसमाइंड हो रहा है, कुछ होगा, 214 ही है शायद, हाँ। तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती नवीनतम हाई कोर्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को। कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत के पीएम कौन थे उस समय, तो भारत के पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के पीएम कौन थे, तो जुल्फिकार भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था, शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अगर वहीं आपसे पूछ लिया शिमला सम्मेलन, एक था शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो शिमला सम्मेलन जो है
शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कब हुआ था? 25 जून 1945 को। उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन हो गया 25 जनवरी 1945, जबकि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972। अगर वहीं आपसे ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद सम्मेलन या ताशकंद समझौता, ये कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? यानी कि मुद्रास्फीति भी चरम सीमा पे हो और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर हो, तो वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है? वैसी स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। दैट मीन्स ये है कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, क्या हो जाए? मुद्रा का परचेजिंग पावर कम हो जाए, वैसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज आप 10 रुपए केजी चीनी खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, और कल के डेट में वही चीनी 20 रुपए केजी बिकने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी मुद्रा की जो दर है वो कम हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? तो दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, उसे ही दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। मतलब जो आसानी से नहीं मिले, यानी कि जिसका मांग, जिस मुद्रा का मांग जो है, मुद्रा का मांग अधिक हो। ठीक है, मुद्रा का मांग अधिक हो और सप्लाई जो है, पूर्ति यानी कि आपूर्ति कम हो। जिस मुद्रा का मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो उसे ही दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, एक होता है हॉट करेंसी। क्या होता है? हॉट करेंसी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि दुर्लभ मुद्रा को ही, इसे ही डियर करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही डियर करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे डियर करेंसी पूछ ले तब भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि दुर्लभ मुद्रा को ही डियर करेंसी भी कहा जाता है। एक होता है हॉट करेंसी। क्या? हॉट करेंसी। हॉट करेंसी किसे कहा जाता है? तो हॉट करेंसी वैसी मुद्रा को कहा जाता है, वैसी मुद्रा को कहा जाता है जो, जिसका पलायन दर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जिसका पलायन दर बहुत हो। जिसका पलायन दर बहुत हो वैसी मुद्रा को हॉट करेंसी कहा जाता है। मतलब कि आज यहाँ कल वहां, मतलब उसका पलायन दर बहुत हो, उसे हॉट करेंसी कहा जाता है। लेकिन जो मुद्रा को पाना मुश्किल हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, और दुर्लभ मुद्रा को ही डियर करेंसी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान चौकीदार कर नहीं देने का कार्यक्रम चलाया गया था? तो किस आंदोलन के समय चौकीदार कर चलाया गया था? तो ये चौकीदार कर नहीं देने का चलाया गया था कार्यक्रम, तो ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा के तहत हुआ था? तो दांडी यात्रा के तहत। किसके? दांडी यात्रा के तहत। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी यात्रा चलाया गया था। क्यों? नमक के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, नमक तोड़ो कानून भी इसे कहा जाता है। कब चलाया गया था दांडी यात्रा? दांडी यात्रा चला था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इसे यात्रा कहा, दांडी यात्रा। और कितने दिनों के लिए चलाया गया था? 24 दिनों का। दांडी यात्रा कितने दिनों का था? 24 दिनों का। तो 12 मार्च से प्रारंभ हुआ था। दांडी ये पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को।
ये सारा क्वेश्चन पार्टी एक एक करके पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। तो ये लोग दांडी यात्रा प्रारंभ कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। पहुंचे कब थे दांडी? तो 5 अप्रैल को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को। कितने दिनों का कुल यात्रा था? 24 दिनों का यात्रा था। इन्होंने नमक कानून कब तोड़ा? नमक कानून कब तोड़ा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब किए? नमक कानून तोड़ा, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? अवज्ञा शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल को। कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल को, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, क्योंकि 5 अप्रैल को तो ये लोग पहुंचे ही थे, और 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल को सुबह इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग थे? तो कुल कितने लोग थे, अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने यात्री थे? कुल कितने लोग सम्मिलित थे इसमें? तो 79 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 79 हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के साथ कुल कितने लोग थे दांडी यात्रा में, महात्मा गांधी के साथ? महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे, अगर ये पूछ लिया आपसे, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका 78। क्या हो जाएगा? 78। क्योंकि देखिए महात्मा गांधी को इंक्लूड करके 79 होगा, लेकिन महात्मा महात्मा गांधी के साथ लोग कितने थे? तो उनके साथ 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे। महात्मा गांधी को लेकर कितने लोग थे? तो 79 लोग थे, ठीक है। ये कितने मील का यात्रा था? अगर आपसे ऐसा पूछे कितने मील का यात्रा था, 240 मील का यात्रा था। कितने मील का यात्रा था? 240 मील का। अगर किलोमीटर में पूछ रहे कितने किलोमीटर का यात्रा था, तो ये 385 किलोमीटर का यात्रा था। कितने? 385 किलोमीटर का यात्रा था, ठीक है। कितने दिनों का यात्रा था? तो 24 दिनों का यात्रा था। प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। कितने लोग थे कुल? तो कुल 79 लोग थे। महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे? तो 78 लोग थे, ठीक है। कितने लोग थे? 78 लोग थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है, तो भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर तो तारापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अभी कुल कितने तारा एटॉमिक रिएक्टर है और कहाँ कहाँ है, तो आइए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तारापुर एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काकरापारा, कौन सा? काकरापाड़ा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रावत भाटा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? रावत भाटा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कैगा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? कैगा एटॉमिक रिएक्टर, तो कैगा एटॉमिक रिएक्टर जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरौरा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? कौन सा? नरौरा एटॉमिक रिएक्टर यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कल्पक्कम, कौन सा? कल्पक्कम एटॉमिक रिएक्टर, कल्पक्कम और कौन सा? कुडनकुलम। कुडनकुलम, कल्पक्कम और कुडनकुलम
एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए गोरखपुर एटॉमिक रिएक्टर, कौन सा? गोरखपुर एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? तो गोरखपुर एटॉमिक रिएक्टर हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। गोरखपुर नाम देख के आप लोग यूपी मत जाइएगा, गोरखपुर एटॉमिक रिएक्टर हरियाणा में है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? काकड़ापाड़ा एटॉमिक रिएक्टर गुजरात में, रावतभाटा एटॉमिक रिएक्टर राजस्थान में, कैगार एटॉमिक रिएक्टर कर्नाटक में, नरौरा एटॉमिक रिएक्टर उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम एटॉमिक रिएक्टर तमिलनाडु में, कुडनकुलम एटॉमिक रिएक्टर तमिलनाडु में, गोरखपुर एटॉमिक रिएक्टर हरियाणा में, और कौन सा एटॉमिक रिएक्टर है? तारापुर एटॉमिक रिएक्टर। तारापुर एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है, तारापुर। ठीक है, दूसरा एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? तो दूसरा एटॉमिक रिएक्टर हो जाएगा कलपक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम जो है वो एक रिटायर क्या थे ये? तो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? एक रिटायर सिविल सर्वेंट रह चुके थे। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ये एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एओ ह्यूम के बारे में स्टेटमेंट कथन देके आपसे पूछा जाए कि क्या वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, तो जी बिल्कुल, एओ ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। क्या वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे? तो जी बिल्कुल, एओ ह्यूम जो है वो एक पक्षी वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए कि इसकी स्थापना स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके दिमाग की उपज थी? तो ये किसके दिमाग की उपज थी? डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसके? तो ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो ये हुई थी बंबई में। कहाँ हुई थी? बंबई में। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अध्यक्षता किया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे। ठीक है, तो किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। कुल कितने लोग भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में? कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोग। कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोग भाग लिए थे। कितने लोग? 72। कुल प्रथम अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। अगर सेकेंड अधिवेशन की बात की, सेकेंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? सेकेंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कितने लोग भाग लिए थे? 434 लोग भाग लिए थे। कितने लोग? 434 लोग। अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसका अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। सेकेंड का तो किए थे आपका दादा भाई नौरोजी, जो 1886 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। लेकिन तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, जिसका अधिवेशन हुआ था मद्रास में। ठीक है, इसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो कुल 607 लोग भाग लिए थे। कितने? 607 लोग भाग लिए थे तीसरे अधिवेशन में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी।
कितने लोग भाग लिए थे? तो 1248 लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे? 1248 लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कब अध्यक्षता की थी? तो 1917 में की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक, कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिरों की उत्पत्ति उत्तरी शैली, कहाँ उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? यानी कि मंदिरों की उत्पत्ति की जो उत्तरी शैली है, उत्तर में जिस शैली से मंदिर का निर्माण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में जिस मंदिर का भी निर्माण होता है वो नागर शैली के तहत होता है। किस शैली के तहत? नागर शैली के तहत। तो आपके दिमाग में आएगा क्या दक्षिण में अलग शैली से होता है? तो जी बिल्कुल, दक्षिण में जिस शैली से निर्माण होता है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण में निर्माण जो होता है, दक्षिण में द्रविड़ शैली, कौन सा? द्रविड़ शैली के द्वारा होता है, द्रविड़ शैली। ठीक है, वहीं अगर मध्य भारत में पूछा जाए कि मध्य भारत में कौन सी शैली से निर्माण होता है? तो बेसर शैली। कौन सा? बेसर शैली से। ठीक है, तो मध्य भारत में जिस मंदिर का निर्माण होता है उसका निर्माण होता है बेसर शैली से। किस शैली से? बेसर शैली से। जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के द्वारा होता है और उत्तर भारत में तो नागर शैली से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? जबरदस्त कथन है। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह सिर्फ एक दिन जियो। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महान टीपू सुल्तान की। किसकी कथन है? टीपू सुल्तान की कथन है। ठीक है, आइए इसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कुल, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किसके बीच था? तो मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था, यानी कि ब्रिटिश के बीच हुआ था। कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? तो कुल आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 3 हुआ था। कितने हुआ था? कुल आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 3 हुआ था। कौन कौन हुआ था? आइए देख लेते हैं और कब कब हुआ था। तो प्रथम की बात की जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 69। कब हुआ था? 1767 से 69। समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? समाप्ति संधि कौन सी संधि थी? तो ये थी मद्रास की संधि। कौन सी संधि थी? मद्रास की संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, मद्रास की संधि के तहत। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 के बीच। कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था। इसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इसकी समाप्ति जो है वो मंगलोर की संधि के तहत हुआ था। किस संधि के तहत? मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कुल 4 हुआ था। सॉरी 3 बोले ना, नहीं 4 हुआ था। ठीक है, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय की बात किया जाए तो तृतीय कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। कब हुआ था? 1790 से 92। इसकी समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था? तो इसकी समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात की जाए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। कहीं पर 1798 से 99 भी देता है, कहीं पर 1799 देता है। इसकी समाप्ति तो इस
युद्ध में, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारे गए। क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारे गए, इसलिए इसकी समाप्ति के तहत कोई संधि नहीं हुआ था, क्योंकि राजा ही मारे गए तो फिर संधि की आवश्यकता ही नहीं था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? तो आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुल कितने आंग्ल मैसूर हुए थे, युद्ध हुए थे? 4 हुए थे। कब कब हुए थे? 1767, 1769, जिसकी समाप्ति मद्रास संधि के तहत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 हुआ था, मंगलोर के संधि के तहत समाप्ति हुई थी। तीसरे हुआ था 90 से 92 के बीच, जिसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में, जो युद्ध स्थल में टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। किसे भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। और इसी के द्वारा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। ठीक है, बहुत ही फेमस है पुरंदर की संधि, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1665 में। कब हुआ था? 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि। किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा प्रथम सूरत लूट कब किया गया था? तो प्रथम सूरत लूट, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रथम सूरत लूट कब हुआ था? प्रथम सूरत लूट तो 1664 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम सूरत लूट? 1664 में। द्वितीय सूरत लूट कब हुआ था? द्वितीय सूरत लूट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1670 में। कब हुआ था? 1670 में, यानी कि प्रथम सूरत लूट हुआ था 1664 में, और द्वितीय सूरत लूट हुआ था 1670 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी जी का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्या राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक जो है वो हुआ था 6 जून। कब हुआ था? 6 जून 1674 को। कब हुआ था? 6 जून 1674 को। और राज्याभिषेक के समय ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? तो अपने राज्याभिषेक के समय ही शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राज्याभिषेक के समय एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में, मराठा साम्राज्य का राजधानी रायगढ़ बाद में बना था, रायगढ़ में हुआ था। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया गया था? तो इनका जो राज्याभिषेक है, ये राज्याभिषेक करवाया गया था गंगा भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा भट्ट के द्वारा। गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। ये कौन थे? तो ये वाराणसी के ब्राह्मण थे। वाराणसी के ब्राह्मण थे। वाराणसी या बनारस, वाराणसी के ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस पंडित के द्वारा करवाया गया था? क्या नाम है उस पंडित का? तो गंगा भट्ट नाम है। क्या है? गंगा भट्ट नाम है। ये कहाँ के थे? तो ये वाराणसी के पंडित थे। ठीक है, कहाँ के थे? वाराणसी के पंडित थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। धान्य या फिर अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है? धान्य या अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है? कटोरा किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चावल का कटोरा, क्या चीज? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का कटोरा किस डेल्टा को कहा जाता है, किस दो नदियों से बने डेल्टा को कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी, कौन सा है? कृष्णा प्लस गोदावरी, गोदावरी डेल्टा को क्या कहा जाता है?
चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। तो अगर आपसे राज्य पूछेगा कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का या फिर अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। किस डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगर विश्व वाइज आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा? क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को, जबकि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को। किस डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो गोदावरी और कृष्णा डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो किस देश की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। ठीक है, अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की, आइए भारत की प्रथम महिला को देख लेते हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला पीएम कौन थी? भारत की प्रथम महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला सीएम ये कौन थी? भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो ये कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी थी। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला पीएम कौन थी? यानी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री तो अमृता कौर थी। कौन थी? अमृता कौर थी। अमृता कौर थी भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आइए कुछ और नृत्य देख लेते हैं, कुछ मुख्य राज्यों का। अगर आपसे पूछ लिया जाए केरल का नृत्य कौन सा है? तो केरल का कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। तय्यम ये कहाँ का है? तय्यम तय्यम कहाँ का है? तो तय्यम भी केरल का है। कहाँ का है? कृष्णाट्टम। कौन सा? कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम ये कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कौन सा है? तो कथक। कथक कहाँ का है? कथक या फिर कथक दोनों बोला जाता है। ये कहाँ का है? या तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, दोनों ऑप्शन में देगा। आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश देगा तब भी सही होगा, उत्तर भारत देगा तब भी सही होगा। ठीक है, उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसा का। ठीक है, तो उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी।
क्या हो जाएगा? ओडिसी। मणिपुर का इस सब तो नाम पर ही है, तो इसलिए आप लोग पकड़ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। मणिपुरी, मणिपुरी लोक नृत्य कहाँ का? लोक नृत्य बोल रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली, मोहिनी अट्टम, तय्यम, कृष्णा अट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। एक सत्रिया होता है, सत्रिया भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य का है। कहाँ का है? असम का है। ठीक है, तो सत्रिया हो जाएगा असम का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो मेघा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। एक होता है चिपको आंदोलन, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है इकोलॉजी मैन ऑफ इंडिया। इकोलॉजी मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैन ऑफ इंडिया, इंडिया किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। किसे कहा जाता है? इकोलॉजी मैन ऑफ इंडिया, रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया, क्या वाटर वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ओह मांझी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मांझी जी को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अबुल कलाम को। किसे कहा जाता है? एपीजे अबुल कलाम को। और इसके बाद मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, जबकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अबुल कलाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एपीजे अबुल कलाम को कहा जाता है। जबकि इकोलॉजी मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मांझी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मांझी को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन नहीं दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा। एक होता है एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, अजय देसाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अजय देसाई को। किसे कहा जाता है? अजय देसाई को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है भारत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ इसके बाद, इससे पहले ही उन्हें पद से हटाने का शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को। लेकिन कंडीशन अप्लाई, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव इन्हें हटाने का प्रस्ताव
हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा से अगर पारित हो गया तो लोकसभा साधारण बहुमत से इसे पारित कर देते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले आपको राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा एनी हाउ। और उनको हटाने से पहले, प्रस्ताव लाने से पहले उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि हाँ, आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति में भी होता है। राष्ट्रपति का जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उन्हें हटाने से पहले 14 दिन का पहले उनको सूचना दी जाती है कि आपको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है? इस तरीके से तो हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। संसद में सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। किस बहुमत से लोकसभा इसे पारित करता है? लोकसभा साधारण बहुमत से इसे पारित कर देता है। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है खत्म हो गया। आज इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल वाला वीडियो भी काफी यूजफुल था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था, तो प्लीज आप लोग उसे मिस नहीं कीजिएगा, और देखने के साथ साथ नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच।